अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइड एंगल में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, इम्तियाज़ गुल साहब हमें थोड़ी देर में वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे, लेकिन ताहिर ख़ान साहब जो इस वक्त दौरा काबुल पे हैं वो आज हमें मुमकिन तौर पे वहाँ से ऑडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत और यहाँ बढ़ती हुई अफरात ज़र का। अगरचे नई हुकूमत को क़याम हुए कोई अमल में आए हुए कोई 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माशी बेयकीनी की सूरत हाल है वो बजाय कम होने के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है नाज़रीन। और सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफ़ा करने के बावजूद अभी तक हम IMF के साथ अपना प्रोग्राम तय नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ जहाँ पाकिस्तानी रुपए की जो कदर में गिरावट है वो अपनी नई बुलंदियों को छू रही है, वहाँ पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी बड़ी तारीखी गिरावट हो रही है। मामलात जा कहाँ रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी ये फरमा रहे हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो कहीं 40% तक जा पहुँचेगी, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी और गुर्बत का एक नया हमें चेहरा देखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे साबिक सेक्रेटरी ख़जाना वक़ार साहब। कई अदवार में आप हुकूमती मशीनरी का हिस्सा रहे हैं और मईशत को आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत एक बयानिया लेकर चल रही है कि साबिक हुकूमत गोया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बारूदी सुरंग बिछा के गई थी नई हुकूमत के लिए, हमें वो समझाइए कि वो कौन सी बारूदी सुरंग है जो मौजूदा हुकूमत के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनी हुई है। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। ये इस्तिलाह बारूदी सुरंग वगैरह की ये तो सियासी इस्तिलाहें हैं, लेकिन एक मुश्किल यकीनन पैदा हो गई थी जब 7 मार्च को वज़ीर आज़म ने, जबकि प्राइस को बढ़ना चाहिए था पेट्रोल और डीज़ल की 10 रुपये से, उसको न सिर्फ ये कि वो इजाफ़ा नहीं किया बल्कि 10 रुपये से दोनों प्राइसें कम कर दी, और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब ये जो हैं हम इनको इसी सतह पे रखेंगे जून तक। ठीक है जी। तो ये ऐसे मौके पे जबकि दुनिया में ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये करना तो मतलब आज भी शायद आपको उस वक़्त नहीं मालूम होता कि कितना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के तो और ज़्यादा बेयकीनी थी, और वो अब हमको नज़र आ गया कि उसके अंदर यानी उस वक़्त की वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि 460 अरब रुपए का पैकेज है, लेकिन इसकी कोई IMF के साथ जिससे फरवरी ही के अंदर उन्होंने आपका छठा जायज़ा मंजूर किया था और 1 बिलियन रुपए की ट्रांच शाया की थी, तो उनसे किए गए अहद व पैमा और वादे जो हैं वो उसके बरखिलाफ़ थी ये बात, और लिहाजा उन्होंने नई हुकूमत से यही मुतालबा किया कि हम तो ये प्रोग्राम की बात करेंगे नहीं जब तक कि आप ये चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे। तो वो इन्होंने उसमें तज़ब्ज़ुब और हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया, लेकिन बिलाखिर अब किया है, और अब उन्होंने तकरीबन रिकवरी कर ली है, और मैं समझता हूँ जिस सतह रिकवरी की है, आज इंटरनेशनल कीमतें थोड़ी कम हुई हैं, थोड़ा दबाव कम है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत अच्छा हुकूमत के पास एक रूम बन जाएगा जिसमें वो शायद उसे ज़रूरत ना हो PDL या सेल्स टैक्स लगाने की, फौरी तौर पे लगाने की मुनासिब। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या लगता है, इनफैक्ट हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ा दी और कुछ जो भी IMF के मुतालबात थे उनको पूरा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि IMF के एंड पे अभी भी कुछ खदशात हैं या एक नई डिमांड लिस्ट सामने आ सकती है जिसके नतीजे में फिर हमें नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा? मामला अटका हुआ आपके ख्याल में कहाँ पे है? नहीं, मुझे यकीन है कि ये यानी इनकी कम से कम ज़बानी कलामी जो है ये बात तय हो गई है, और वो जो एक पर्चा अरसाल करना होता है, लेटर ऑफ इंटेंट और MEFP, वो मतलब ज़ेरे तकमील होगा। तो
तो ये यानी कि पहले जो गुमान था 2 जुलाई वाला, वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब बजट पेश किया गया, और साफ जाहिर था कि बजट में वो मुतालबात IMF के जिसका वो तकाजा कर रहा है वो नहीं पूरे किए गए। और मतलब इस पे भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं शिराजी साहब कि ये नाकाबिल फ़हम है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है। मतलब यानी कि पहले आते ही अगर इन्हें मालूम था कि जनाब हम ये तकलीफ उठाएंगे, तो मतलब एक तरह से इज्जत और वक़ार के साथ उठा लेते। देर की और फिर आपने एकदम से 3 हिस्सों के अंदर आपने इतना बड़ा बोझ डाला। वो अगर आपको 15 वाड़े करना होता है, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा कर रहे होते तो लोगों पे इतना ग्राम भी ना गुजरता। तो ये जो है मैं समझता हूँ ये अब हो गया है। मेरी जो अपनी समझ बूझ है इन मामलात की, और वो यानी आज जो भी कसर थी वो पूरी कर दी ना आपके सामने, हम उस पर भी गुफ्तगू रख लेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने खुद कौम से खिताब करके बताया कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर वज़ीर ख़जाना ने जो बजट गुफ्तगू होती है उसको समेटा है। लेकिन साथ में एक तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि हम जो बार बार बात करते हैं टैक्स बेस बढ़ाने की, और साबिक वज़ीर ख़जाना साहब भी फरमा रहे हैं कि कुछ 4 करोड़ नए मुमकिन तौर पे टैक्स गुजार रहे हैं। एक तो ये कि क्या वजह है कि वो हुकूमत और FBI की नज़रों से ओझल रहते हैं, और साथ में जो वो फरमा रहे थे कि जो टैक्स ये जो बजट के फिगर्स हैं ये फाइनल नहीं है, गोया कि जो एक्चुअल बजट फिगर्स हैं वो भी आना बाकी हैं। तो आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा ही है जो शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं? जी, वो तो देखिए आज जो भी कुछ पेश कर दिया असेंबली के अंदर, उन्होंने अपनी बजट पे बहस मुबाहिसे को समेटते हुए, और उन्होंने नई तब्दीलियाँ जो भी कुछ की हैं बजट में वो सामने आ गई हैं। और रेवेन्यू का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था उसे बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए कर दिया गया है, जो एक निस्बतन बहुत बड़ा टारगेट है उसके मुकाबले में जो बजट के मौके पर रखा था। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये काम उसी वक्त कर देना चाहिए था, इसमें क्यों इतनी ताख़ीर किया आपने और लोगों को बेयकीनी में रखा। सही। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ये जो सुपर टैक्स का एक नया ऐलान सामने आया है कि अगरचे वो कहा जा रहा है कि बड़ी सनतों में 10 बड़ी सनतों पे लगाया जा रहा है, क्या हम समझें कि ये सरमायाकारों पे सरमायादारों पे लगेगा, या फिर कहेंगे ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो अल्टीमेटली आम आदमी की तरफ ही शिफ्ट होगा? आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है गवर्नमेंट में बड़ी ठीक है, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये आम आदमी इससे मुतासर नहीं होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मतलब ये बोझ तो पड़ेगा जिन सनतों पे ये लगाया है, और फिर मतलब उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रद्द अमल भी आपने स्टॉक मार्केट में देख लिया। 2000 पॉइंट से मार्केट गिरी है। तो यानी ये एक कुदरती अमल है। क्या ये लोग ये तमाम चीज़ें जो हैं आवाम को पास ऑन कर देंगे? यानी देखिए वो तो अपने प्रॉफिट्स को किसी न किसी तरीके से उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका यही है कि इसको कोशिश करेंगे जिस हद तक पास ऑन कर दें। फ़ौरी तौर पे तो ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो अपना रिटर्न ऑन कैपिटल उसको महफूज करना चाहेंगे तो वो तलाश करेंगे रास्ते जिससे कि जो है ये मतलब जो बोझ है वो दूसरों को पास कर सके। और आपको क्या लगता है इनफैक्ट डॉक्टर साहब के पाकिस्तान की मईशत के असल प्रॉब्लम्स हैं क्या? गोया कि उनको हल करने के लिए जो बुनियादी जो एक तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या पिछली हुकूमत ने वो लिए कि नहीं लिए, और मौजूदा हुकूमत उस हवाले से भी कोई क्लैरिटी रखती है कि नहीं रखती? देखिए हमारा असल मसला तो ये है कि हम ज़्यादा पैर फैला रहे हैं उस निस्बत से जो कि हमारी चादर है, और जब तक हम ये करते रहेंगे यानी कि हम ज़्यादा खर्च करें और कम हमारी आमदनी हो, और ये खला जो है वो कर्ज़ों से पूरा किया जाए, उस वक़्त तक हम इसी ज़बू हाली का शिकार रहेंगे। ठीक है ना? एक तो मतलब जो आपके सामने बजट में नज़र आता है
दूसरा जो जो बाहर एक्सटर्नल अकाउंट में है कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस दोनों को जोड़ लें आप, वो आपकी इंपोर्ट्स, और इस साल तो फिर आज वजीर खजाना ने कहा है कि 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन उतना ही है जो नून लीग की हुकूमत ने छोड़ा था, 20 बिलियन 2018 में जो था। जी जी। हाँ, तो मतलब आप देखें ना कि उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती रही, लेकिन बिलाखिर यही हुआ कि आपने हाई ग्रोथ हासिल करने के लिए अपना करंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, और उसकी फाइनेंसिंग में अब मुश्किलात आई, तो लिहाजा आपको IMF की हर बात माननी पड़ी, हर बात माननी पड़ी। सो ये असल सिराजी साहब हमारा मसला ये है, अगर हम खुद इन्हिसारी की तरफ चलें तो फिर हमें मतलब जो है अपनी चादर के मुताबिक पैर अपने समेटने होंगे, और उसमें हमें तकलीफ होगी, ठीक है ना। सही, यकीनी तौर पे तकलीफ दे अमल तो ज़रूर है, लेकिन उसके नतीजे में आने वाली पे जो आसानी है उस पर मुस्तकिल होंगी और दायमी होंगी। जो छोटा सा ब्रेक, डॉक्टर साहब हम हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो फौरी तौर पर कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत वक्त को लेनी चाहिए जिसके नतीजे में कुछ हमारे लिए माशी आसानी हैं वो मुमकिन हो पाए। छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी और ऊपर जाएगी, गोया कि 40% का फिगर कोट कर रहे हैं, क्या करें अवाम, इसको सीरियस लें या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? आपको क्या लगता है जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है? देखिए, इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन 12-25, 12.5 था जो मई के महीने में है, तो जून के अंदर इसमें इजाफा ही देखा जा रहा है, और मजमूई तौर पर भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो आने का इम्कान है। अब ये क्या 40% पे चला जाएगा, मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है इस बात का कि अब दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, और उस वजह से ऑयल प्राइसेस भी जो हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, और दीगर कमोडिटी प्राइसेस भी जो हैं वो नीचे आना शुरू हो रही हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये इन्फ्लेशन का 40% पे जाना तो मुझे निस्बतन मुश्किल लग रहा है, और दुआ करते हैं कि जी, क्योंकि ये असल चीज़ जो है इट्स ड्रिवन फ्रॉम आउटसाइड, यानी इम्पोर्टेड जो भी कोई शॉक्स हैं वो हमने फेस किए हैं। अब आगे चलकर उनमें इजाफा होगा या कमी होगी, मेरा ख्याल ये है कि मतलब कमी होगी। मुनासिब। इम्तियाज़ साहब, आपको भी शरीक गुफ्तगू करते सर, इकॉनमी को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे देखा यही गया है कि अगरचे IMF डिमांड्स को लेके पाकिस्तान ने वो गैर मकबूल फ़ैसले भी कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉलर की कीमत में थोड़ा सा इस्तेहकाम तो ज़रूर है, लेकिन इस वक्त भी 207-8 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। या फिर हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुपर टैक्स का ऐलान हो, उसके साथ 4000 पॉइंट तक नीचे गिर गई। तो इनफैक्ट आप ख़ुद कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, और कुछ इस हवाले से अगर डॉक्टर साहब के लिए कुछ क्वेश्चन हो तो सर वेलकम ज़रा कीजिए उनसे भी। जी शुक्रिया, सॉरी हमारी लाइन देर से कनेक्ट हुई। आपने कुछ बातें अपने मुझे नहीं मालूम पहले सेगमेंट में किस हद तक बात हुई है, लेकिन इतना एक बात ज़रूर है कि जितने भी इस मुल्क के टैक्स चुराने वाले, टैक्स खाने वाले बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े ज़मींदार जो कि हुक्मरान हैं हमारे, और फिर उनको सपोर्ट करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने आज पाकिस्तान की मईशत का जो बड़ी एक पहले से मुतज़लज़ल मईशत थी गुज़िश्ता 3 महीनों से, उसको एक शानदार टीका लगाया है। और उसका कुछ आपने बताया 1665 पॉइंट गिरा है और 3.8%
टोटल उसके वॉल्यूम में कमी आई है। और इसके साथ जो सुपर टैक्स का, मुझे नहीं से मालूम कि ये सुपर टैक्स अब जब लगाएंगे तो क्या ये जो बड़े बड़े सनतकार हैं ये वो बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे अपने मुनाफों में से, या फिर ये पास ऑन करेंगे। तो ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत पे, इसकी मौजूदा हैत पे कोई तब्दीली आई, तो मुझे कोई कहने में तामुल नहीं है कि खुदा न खास्ता उसका फिर ताल्लुक बराह रास्त 9 अप्रैल को होने वाले वो अदम एतमाद के वोट से होगा। यहाँ 2 स्मार्टफोन मोबाइल आई थी, Xiaomi और Samsung, उन्होंने भी अपने प्लांट बंद करने का ऐलान किया है। 3 कार कंपनियां हैं, उन्होंने कह दिया कि हमें डॉलर अब नहीं मिल रहे, मुश्किल हो रही है, तो हम भी अपनी छांटी कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और उस अशराफिया की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल कर्जों में जकड़ा। तमाम तर सूरत हाल में आप देखिए कि पहली मरतबा एक बार फिर वही चीन हमारे मदद को आया है। 2.3 अरब डॉलर का उन्होंने रोल ओवर किया बगैर कोई इंटरेस्ट किए हुए। और लोग ये कह रहे थे कि चीन भी नहीं दे रहा क्योंकि IMF मुआहदा नहीं हो रहा। IMF के साथ मुआहदा अभी तक सामने नहीं आया कुछ, लेकिन चीन ने फिर भी कर दिया दिखाने के लिए कि आप भले अमेरिका से इम्पोर्टेड एक आइडिया हो हुकूमत का, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि आपका असल दोस्त कौन है। सही दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो बात इम्तियाज़ साहब ने भी की है कि जो रूलिंग एलीट है हमारी, बुनियादी तौर पे वो तो अपने ऊपर कोई अभी तक बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है। और साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने भी जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि कोई 4 करोड़ नए टैक्स गुजार उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, यकीनी तौर पे ये आम आदमी तो नहीं होगा, ये अशराफिया में से होंगे। तो सर, ये फिर कौन सी मसलतें हैं, क्या रुकावटें हैं, कैसे लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाया जाता? बार बार हर हुकूमत यही कहती है कि उन्होंने टैक्स बेस बढ़ाना है, लोगों की तादाद बढ़ानी है, बट अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं पाता। आप रियासती मशीनरी का हिस्सा रहे हैं सर, रुकावटें हैं कहाँ पे? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि जितना पाकिस्तान में टैक्स का पोटेंशियल है उससे बहुत कम टैक्स जो है हम हासिल कर रहे हैं। और उसकी यानी कि सीधी सी अगर आप ये देखें कि 10% से नीचे हमारा जो मेन FBR का टैक्स टू GDP रेशो है वो 10% से कम है, और कभी कभी 8% भी हो गया है। तो इसका अगर हम इसमें कोई 2-1% सूबों के भी डाल लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 11%, 11.5% के करीब जो है आता है। जबकि मतलब इस रीजन में दूसरे ममालिक जो हैं वो 16, 17, 18% उनका टैक्स टू GDP रेशो है। तो अगर जो GDP हम सही से उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो अब 67 ट्रिलियन इस 30 जून को ख़त्म होने वाले साल में है, तो ये बहुत बड़ा टैक्स गैप है जिसे हम कहते हैं। एक तो टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं जो कि हुकूमत उसके नंबर भी दाखिल कराती है हर बजट के साथ कि टैक्स एक्सपेंडिचर कितना है। और तो ये नहीं देखें, एग्रीकल्चर इनकम तो आइन के तहत उसको छूट मिली भी है और वो वफाक के इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा इस तरह से ऑपरेट करता है, उस तक नहीं पहुंच सकी है टैक्स मशीनरी। उसकी मतलब अपनी कमज़ोरियां हैं, बहुत कमज़ोरियां हैं टैक्स मशीनरी के अंदर। तो रिटेल सेक्टर के अंदर हम काउंट करते हैं कि तकरीबन जो 18 से 20% हमारी GDP वहाँ से आती है। तो 18 से 20% 67 ट्रिलियन की आपके पास आराम से ये कोई 10 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गई, और आपके पास बमुश्किल 2 ट्रिलियन सेल्स टैक्स जो है आता है। सो लिहाजा ये टैक्स गैप्स हैं जिनको पूरा करना है। और ये आप जब इन पे हाथ डालते हैं तो इनका रद्द अमल भी आता है, हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। और फिर अभी भी ये देखें, अब मिसाल के तौर पे ये जो एक हमने बड़ा नामुनासिब फैसला किया है, वो CNIC की जो शर्त है
उसे वापस ले लिया। 2019 में ये लगी थी। अब अगर CNIC की शर्त आप ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सरकारी मामलात के अंदर लोगों को ये छूट दे रहे हैं कि वो अपना अता पता ना बताएं, अपनी शनाख्त ना बताएं। ये हमें काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनाख्त होना जो है वो इंतहाई मतलब एक बुनियादी अमल है कि आप किसी से मुतालबा करें। तो अगर आप उससे कहेंगे नहीं तुम मुझे अपना CNIC ना दिखाओ, तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे? और फिर वो जाकर ये तो नहीं कि वो आखिरी खरीदार है, बल्कि वो जाके और काम कर रहा होता है रिटेल लेवल के ऊपर जाके। तो आप फिर किस तरीके से लोगों की से जो उनके लेन देन हो रहे हैं उनसे कैसे कोई मुतालबा कर सकते हैं? तो ये बड़ा अजीब फैसला किया है इस बजट के अंदर कि उन्होंने इस शर्त वापस ले लिया है। यकीनी तौर पे यही वो फैसले हैं कि जो पाकिस्तान की मैशत को फिर दुरुस्त रीमत पे जाने से रोकते हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के जहाँ मैशत की बात हुई वहाँ पे अब नैब कवानीन की भी बात करेंगे। अगरचे नैब कवानीन में होने वाली तरामीम अब बाकायदा कानून का हिस्सा बन गई हैं। अब ये नया कानून कितना इफेक्टिव होगा एंटी करप्शन ड्राइव को लेके? क्या हम वाकई इस मुल्क के अंदर अब करप्शन को ख़त्म कर पाएंगे, या जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब जो करप्ट अनासर हैं उनको खुली छूट मिल गई कि वो जो कुछ करना चाहें इस मुल्क में कर सकते हैं, अब उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने नैब कवानीन में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर ली हैं, और जहाँ पे चेयरमैन नैब की तकर्री, डिप्टी चेयरमैन की तकर्री के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ की गई, वहाँ पे अब नायब के दायरा कार को भी महदूद कर दिए गए। एक तो ये है कि टैक्स के मामलात हों या वफाक के सूबाई हुकूमतों के मामलात, उसके साथ वफाकी काबीना और वज़रा के जो मामलात हैं वो भी अब टैक्स नैब के दायरा कार में बुनियादी तौर पर नहीं आएंगे। और साथ में जब तक कोई ठोस सबूत शवाहिद नैब के पास नहीं होंगे तब तक किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा और ना ही किसी की गिरफ़्तारी मुमकिन हो पाएगी। साथ में जो नैब कस्टडी में रखने का पहले मुद्दत थी वो 90 दिन की थी, अब उसको भी कम करके सिर्फ 14 दिन कर दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया कि मखसूस मुद्दत तक अगर किसी भी मामले पे कुछ पेशरफ्त नहीं होती तो फिर उसके बाद उस रेफरेंस को ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। और इन जो नए कवानीन नाज़रीन, इनका इतलाक़ बताया जा रहा है कि 1985 से लेकर अब तक के मुकदमात पे होगा। और ख़ान साहब, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, वो फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पे NRO 2 है और इसके नतीजे में जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो करप्ट अनासर हैं उनको करप्शन के हवाले से खुली छूट मिल जाएगी। इम्तियाज़ साहब, क्या लगता है यकीनी तौर पे जो नए कवानीन हैं वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे? नैब को काफ़ी हवालों से पाबंद कर दिए गए। तो यह है कि उनके दायरे अख्तियार से बहुत सारे मामलात को, बिलखुसूस जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके मामलात को निकाल दिया गया है। साथ में ओनर्स ऑफ प्रूफ जो कहते हैं कि जो शवाहिद की फराहमी है, अब वो नैब की ज़िम्मेदारी है। वो जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है उसने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करना, बल्कि अब नैब की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो जान समझता है कि कोई किसी शख्स ने करप्शन किया है तो करप्शन के सबूत भी अब नैब को लाने पड़ेंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर कोई लॉ ऑफिसर जो नैब का है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अगर उस जुर्म को साबित नहीं कर पाता तो फिर उसके लिए एक सज़ा भी मुकर्रर की गई सर। वह को 1 साल के लिए जेल भी जा सकता है, उसको 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे सर? एक तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नैब के ऊपर जो तनकीद होती थी कि साल से लेकर केसों को चलते थे, लोगों को भी 1-1 साल तक कस्टडी में रखते थे, उसके बाद भी अदालतों में जब जाते थे नैब के लोग तो ये कहते थे कि उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए, अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की। तो कुछ हद तो लगता है हमें कि चीज़ों को टाइम लिमिट कर दिया गया है। लेकिन ये जो सियासतदानों के मामलात, वफाकी काबीना के सूबाई हुकूमतों के मामलात को नैब के दायरे अख्तियार से बाहर निकालना, आपका ख्याल है ठीक है कि ऐसे ही होना चाहिए था, या अगेन पीछे सोच वही है कि गोया कि जो कुछ भी हम करें फिर हमें पूछने वाला कोई ना हो? जी इफ्तिखार, बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं बुनियादी तौर पे खुद समझता हूँ
कि इसमें जो हमारे दोस्त चीन के सदर ने हमारे दोनों बड़ों को एक मशवरा दिया था, और वो ये था कि आप पहले खुद को इक्तिसादी तौर पे थोड़ा मजबूत कर लें, अपनी इक्तिसादी हिकमत अमली बेहतर करें, उसके बाद आप करप्शन के। एग्जैक्टली यही अप्रोच जो चीन ने 2012 में इख्तियार की, क्योंकि दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। ये भी लोग माशाल्लाह, चूंकि इनके जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर हैं, वो तो बाहर के पड़े होते हैं, तो उनको बड़े अच्छे तरीके वो दिखा देते हैं। इसलिए का इदारा भी जब बना था, तो इसके पहले जो चेयरमैन थे, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को उस वक्त कह दिया था 5-6 महीने के बाद ही कि आप इसको बंद कर दें, ये सियासी मकासद का इस्तेमाल होगा। और हमने देखा हर हुकूमत ने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब खुद नैब करप्शन का एक गढ़ बन गया। क्यों? वकील सफाई और वकील इस्तिगासा के गठजोड़, क्योंकि ये हाथ डालते थे बड़े लोगों पे जो पैसे वाले। अब तो हर करोड़पति की कोई बात नहीं करता, अरबपतियों पे हाथ डालते थे। उनमें सियासतदान भी थे, उनमें फवाद हसन फवाद लोग भी थे जिनके अपने 2-3 अरब की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे वकील सफाई वकील इस्तिगासा गठजोड़ हो जाए, जज जर्नल जज का जर्नलिस्ट का गठजोड़ हो जाए, वहां पे फिर ये नैब जैसे इदारे सानवी कर जाते हैं। असल काम उनको वो करना चाहिए था जो आपने पिछले सेगमेंट में की, कि असल जो रिफॉर्म थी वो FBR में करनी थी, वजारत खजाना में करनी थी। डॉक्टर वकार मसूद साहब 12 साल सेक्रेटरी है, इनके दौर में बहुत सारा काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, फिर इनके बाद भी नहीं हुआ। तो असल कुव्वत थी वो ब्यूरोक्रेसी के पास, उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा पिछली हुकूमत को भी। बावजूद इस फैक्ट के, आखिरी में 10 सेकंड लूंगा, कि गुज़श्ता हुकूमत में यकीनन 29% ज्यादा हमारी ज़राए आमदनी बढ़े, मतलब हमारी हुकूमत के जो PTI की थी। इसके अलावा जितने मतलब टैक्स कलेक्शन मामूली, क्योंकि उन्होंने नए सोर्सेस आइडेंटिफाई किए थे। इससे अब अगले मरहले पे जाना था, लेकिन अल्लाह भला करें, लोगों का अदम एतमाद की एक तहरीक आ गई, और उसके बाद आप देख रहे हैं आज जो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, बस अल्लाह ही हाफिज है। यकीनन बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और क्या वाकई जो खान साहब हैं, अगरचे वो कह रहे हैं तनकीद तो कर रहे हैं नए कवानीन पे, लेकिन ख़ुद अपने दौर में वो इस तरह की कुछ ऑर्डिनेंस ला चुके हैं, जिसके नतीजे में ब्यूरोक्रेट्स हों या बिज़नेस कम्युनिटी हो, उनको भी नैब के दायरे कार से निकाला गया है। जो आज तनकीद वो कर रहे हैं, इसी तरह के इकदाम माजी में वो खुद भी लेते रहे हैं, वो किस हद तक जायज़ थे। थोड़ी सी ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ें। वाइड एंगल में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमें अफ़गानिस्तान से ताहिर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट अब एक ब्रीफिंग के बाद यहाँ पे ये फ़ैसला किया गया है कि जो कालेदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब वो पार्लियामेंट के अप्रूवल और पार्लियामेंट की निगरानी में होंगे। गोया कि एक अच्छा फ़ैसला है। यही एतराज़ पीपल्स पार्टी ने उठाया था कि जो कुछ हो रहा है उसको पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए। आप क्योंकि अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और सहूलतकार इस वक्त तालिबान है वहाँ पे जो इक़्तिदार में हैं, क्या लग रहा है अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम उम्मीद रखें कि पाकिस्तान इन नेगोशिएशंस के नतीजे में जो एक गोल अचीव करना चाह रहा है मुल्क के अंदर पायदार इस्तेहकाम का मुमकिन हो पाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में जब ये मुज़ाकरात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कहा था तो काफ़ी इससे तनकीद हुई थी, लेकिन बाद में ये सिलसिला चलता रहा और चलना चाहिए भी। लेकिन जो आज कलदम TTP का बयान आया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान के बाद, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आईन के मुताबिक ये मुज़ाकरात होंगे, तो उससे बड़ा सख्त एक रद्द-ए-अमल आया है। और जो मैंने उसका बयान पढ़ा है, तो जो जुबान है TTP का, वो मेरी नज़र में माजी के बयानात की निस्बत ज़्यादा मुझे सख्त लगा है। और वो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेंगे जो सामने बनाया है, सरेंडर भी नहीं करेंगे, असलहा भी नहीं रखेंगे। तो बहरहाल बयान तो आया है, लेकिन मेरी नज़र में चूँकि पार्लियामेंट वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी ने जो दिया था, और बाद में ये मौजूद बिल्कुल पार्लियामेंट की तरफ यानी जाने के उसमें भी है, मरहले में भी है, और जाना भी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में मैं ये कहता हूँ कि बयानात में थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, ताकि जो सिलसिला शुरू हुआ है, जंगबंदी अभी है, जंगबंदी कायम है,
तो पेचीदगियाँ बिल्कुल हैं। मुज़ाकरात इतने आसान नहीं है। 2014 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो बयानात अगर सख्त दोनों जानिब से हो, राना सनाउल्लाह का बयान तो सिंपल बयान था, और वो तो मेरे ख्याल में वैसे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो आईन के तहत होंगे, क्योंकि ये तो लोग यही भी चाहेंगे कि कोई सरेंडर वाली बात तो ना हो। तो बहरहाल मुज़ाकरात तो है, लेकिन आज जो बयान आया है थोड़ा सा वो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल जंगबंदी अपनी जगह पे कायम है। सही सही। लेकिन इम्तियाज़ साहब शॉर्टली आपसे कि क्या वाकई इस स्टेटमेंट माहौल को ख़राब करती हैं, या आपका ख्याल है कि नहीं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह की गुफ्तगू अगर खुफिया तरीके से होती है तो उस पर भी एतराज़ होते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा, कौम को बताया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि शायद माहौल ख़राब हो रहा है। तो क्या लगता है? और साथ इससे बड़ा सवाल ये कि अगर इस सारे अमल के अंदर पेचीदगी हैं और कामयाबी के इम्कानात बहरहाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर जो पाकिस्तान चाह रहा है तालिबान से, और माजी में भी इसका इजहार किया गया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो आपको लगता है कि तालिबान क़यादत इसको मेक श्योर कर पाएगी? देखिए, मुझे तो इस वक्त मुश्किल लग रहा है मौजूदा हालात में। अब ये अफ़गान तालिबान पे मुनहसर है कि वो कब तक अपना थोड़ा बहुत प्रेशर इन लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात में गुंजाइश नहीं है। अगर आप TTP के दावे पे जाएँ, वो जो 3 उनके बड़े मुतालबात हैं, वो फ़ाटा से फ़ौज की वापसी चाहते हैं, फ़ाटा की बहाली चाहते हैं, जो कि हुकूमत ने कहा है, और प्लस वो आईन पाकिस्तान के ताबे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो क्या फिर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत उनको उनके खिलाफ हथियार डाल देगी, सरेंडर कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामान में आके आखिर किस अमर पे बात की जाएगी? क्योंकि ये तयन पार्लियामान ने करना है कि TTP प्रॉक्सी टेररिस्ट है, किसी का सहूलतकार है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने का, या वाक़तन वो पाकिस्तान के अंदर ही एक और रियासत चाहते हैं। तो यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हर पाकिस्तानी शहरी भी जानना चाह रहे हैं। नाज़रीन, आज के शो का यही इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।